सो हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशु सोनी और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि हमारे क्लास 11th और 12th में बहुत साथ देने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को और हम लोग इस चैप्टर को वन शॉट में कवर करने वाले हैं और ये बहुत लंबा चैप्टर है। सो इसके वन शॉट भी कई पार्ट में आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एकदम स्क्रैच से एडवांस लेवल तक इस चैप्टर को समझते हैं, पढ़ते हैं। सो माय नेम इज़ प्रियांशु सोनी। अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और एकदम स्क्रैच से हर एक चीज़ समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले कार्बन क्या होता है? देखिए, कार्बन एक एलिमेंट है। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ पर 118 एलिमेंट है, उसमें से कार्बन 6वें नंबर पर आता है। कार्बन एक एलिमेंट है और इससे बनने वाले जो कंपाउंड है हम लोग को उसी के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे बात छेड़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसे बोलेंगे? मैंने अभी जस्ट नाम लिया ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सब्सटेंस मेड अप ऑफ कार्बन। ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे सब्सटेंस जिसमें कार्बन होता है हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के एलिमेंट मौजूद हैं उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जहाँ पर कार्बन वहाँ पर ऑर्गेनिक, जहाँ पर कार्बन वहाँ पर ऑर्गेनिक। तो जहाँ पर कार्बन है उसको हम लोग बोलेंगे वो क्या है, ऑर्गेनिक। अब एक ऐसा केमिस्ट्री जहाँ पर एक ऐसा केमिस्ट्री जहाँ पर हम लोग कार्बन से डील कर रहे हैं तो उस केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर जैसे हमारा कोल हो गया, कोल भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सॉरी कोल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो फ्लेम जल रहा है इसमें भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि जल रहा है। एनिमल्स हो गए, अब वो जिराफ हो गया, लॉयन हो गया, इवन मैं खुद किससे बना हूँ, कार्बन से बना हूँ। यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, सब में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली कार्बन हर जगह है और इससे जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है हम लोग उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसी केमिस्ट्री जहाँ पर हम लोग सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में डील कर रहे होंगे उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके। अब यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ थ्योरी हैं जो कि बहुत पहले, मतलब एक तरीके से हम लोग इसका इतिहास जान रहे हैं कि बहुत पहले के समय में लोग ऐसा बोलते थे कि जो कार्बन कंपाउंड है या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम लोग लैब में नहीं बना सकते, वो हम लोग लैब में नहीं बना सकते और ये सिर्फ जीवित प्राणियों के अंदर या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हीं के अंदर फॉर्म हो पाती है। तो उसी थ्योरी को बोला गया है वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो 11th और 12th की केमिस्ट्री है तो वहाँ पर ये थ्योरी एक तरीके से आती है और हालांकि उतना पूछा नहीं जाता लेकिन एक तरीके से थ्योरी का पार्ट है तो इसकी इसीलिए मैंने नोट्स में ये इंक्लूड कर दिया है। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था? अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड could only be prepared by living being and require a vital force। मतलब कि साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड ओनली बी प्रोड्यूस बाय लिविंग बीइंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग बीइंग द्वारा ही प्रोड्यूस हो सकता है और हम लोग इसको लैब में नहीं बना सकते। और ये लिविंग बीइंग में एक वाइटल फोर्स होता है, उसी के कारण ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बनता है। इसके कारण एक वाइटल फोर्स के कारण जो लिविंग बीइंग में होता है और इसी वाइटल फोर्स के नाम पर पड़ गया हमारा वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस थ्योरी वाज डिस्प्रूव्ड बाय फ्रेडरिश होलर इन 1828। लेकिन ये थ्योरी मतलब गलत साबित हो गई कब? 1828 में। व्हेन, कब? जब यहाँ पर फ्रेडरिश होलर ने एक लैब में बनाया हुआ यूरिया दिखा दिया कि देखिए यहाँ पर जो आप लोग बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग बीइंग में ही बन पाएगा, ऐसा नहीं है, हम लोग इसको लैब में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रीडरिच होलर ने 1828 में यूरिया को लैब में सिंथेसाइज किया, मतलब उसको फॉर्म किया, प्रिपेयर किया। कहाँ से? अमोनियम साइनाइड से। कहाँ पर? इन अ लेबोरेटरी।
अब इसका रिएक्शन देखें तो यहाँ पर NH4CNO को उन्होंने हीट किया तो उनको क्या मिला, NH2CONH2, जो कि हमारा यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमोनियम साइनाइड से क्या बना दिया उन्होंने, यूरिया को फॉर्म कर दिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इतना बात क्लियर हो गया। दिस डिस्कवरी प्रूव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज आर्टिफिशियली, और यहीं से ये प्रूव होता है कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले लोग ये सोचते थे कि ये जो हमारे शरीर में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं ये इंसानों के अंदर बनते हैं और लिविंग बीइंग के अंदर बनते हैं, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वाइटल फोर्स, जो कि गलत साबित हो गया। तो अब आता है कार्बन। अल्टीमेटली कुल मिला जुला के ये कार्बन का ही चैप्टर है। तो पहले समझते हैं कार्बन के बारे में, क्योंकि कार्बन जो एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो कार्बन द एलिमेंट ऑफ लाइफ, जिसे हम लोग एलिमेंट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। कार्बन इज वर्सटाइल एलिमेंट विथ यूनिक प्रॉपर्टी दैट मेक इट एसेंशियल फॉर लाइफ। कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है और इसके पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी हैं जिसके कारण से ये बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, जीवन के लिए, लाइफ के लिए। अगर कार्बन नहीं होता तो आज हम लोग भी इस दुनिया में नहीं होते, कोई भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। इवन पेड़ पौधे में भी क्या है, कार्बन है। जो यहाँ पर हमारे पास कोल है, कोयले हो गए, ठीक है, हमारा जो इंक हो गया जिसको हम भर के लिखते हैं, जो स्याही हो गया उसमें भी क्या है, कार्बन है। इवन जो हमारे बाल हो गए वो सब किससे बने हुए हैं, उसमें भी कार्बन कंटेनिंग एलिमेंट कुछ ना कुछ है। जैसे ग्लूकोज हो गया C6H12O6, उसमें भी क्या है, कार्बन हमको देखने को मिल जाएगा। तो कार्बन एक वर्साटाइल एलिमेंट है और इसके पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है और ये लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये इसके पास 6 है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है एंड 6 प्रोटॉन है, और इसके कुछ आइसोटोप भी होते हैं जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगर बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पर पहले शेल में अगर इसका ये प्रोटॉन हो गया, पहले सेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके दूसरे सेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। अब जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसी को हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम लोग उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में मतलब जो ये आखिरी का सेल होता है इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें, कार्बन में। अब ये अबेंडेंस मतलब जो कार्बन है, कार्बन हमको कार्बन कहाँ कहाँ मिल जाएगा, मतलब इस दुनिया में कहाँ कहाँ कार्बन मौजूद है। तो अर्थ क्रस्ट के फॉर्म में, अर्थ क्रस्ट में लगभग 0.02% इन मिनरल्स के फॉर्म में ये कार्बन मौजूद है। एटमॉस्फेयर में मतलब हमारे वातावरण में, वायुमंडल में ये 0.03% CO2 के फॉर्म में मौजूद है। एसेंशियल इन डेली लाइफ। अब कार्बन हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम कपड़ा पहन रहे हैं उसमें भी कार्बन कंटेनिंग चीज़ें मिल रही हैं, बुक्स, फूड्स, मेडिसिन, उसमें भी हर जगह क्या है, हर जगह हमको कार्बन देखने को मिल रहा है। तो ये कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, और इस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ही ये एलिमेंट। तो इससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम जानते हैं व्हाट इज़ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होती है, देखिए कार्बन किसी अदर एलिमेंट से जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड कब बनता है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। यहाँ पर कार्बन भी बॉन्डिंग करता है, तो कार्बन की बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड भी कई टाइप के होते हैं, इसको हम लोग डिटेल में 11th में डिस्कस करेंगे। बस आप इतना जानिए कि कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो समझते हैं व्हाट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, शेयरिंग कर रहा है आपस में, वो स्टेबल होना चाहता है क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, अभी देखा हमने देखा ना, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की आवश्यकता होती है। कोई भी एलिमेंट चाहता है कि वो अपने नियरेस्ट नोबेल गैस का स्टेट को क्या कर ले, अचीव कर ले, और वो स्टेबल हो जाए, मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट पूरा हो जाए। लेकिन यहाँ पर इसमें सिर्फ 4 जो
ये आउटर मोस्ट सेल है, इस आउटर मोस्ट सेल है, इसमें सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं और ये चाहेगा कि मुझे कोई 4 दे दे या फिर चाहे 4 मेरा कोई ले ले, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देना और 4 इलेक्ट्रॉन लेना दोनों में एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होगी। इसको समझते हैं आगे। तो हम लोग पहले समझते हैं व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब किसी दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। यहाँ पर कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पर आपस में शेयरिंग होती है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो यहाँ पर दो कार्बन एटम आपस में एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। अब इसी शेयरिंग के कारण जो उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बात क्लियर हो गया? कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं मतलब वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। वाई डस कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड? अब कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड अकेले नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड होता है, उसको भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाई डज कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड? कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है? कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। इट कैन नॉट लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन ईजिली। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन टू मच एनर्जी नीडेड। अगर ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। जब इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके 4 इलेक्ट्रॉन देगा। और गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन टू डिफिकल्ट टू होल्ड। अब यहाँ पर अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी और का ले रहा है तो उसको होल्ड करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब वो होल्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए यही कारण है कि जो कार्बन है, कार्बन शेयरिंग करता है किसका? इलेक्ट्रॉन का, और शेयरिंग के कारण क्या बनता है? वो कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है। बात क्लियर हो गया? सो दैट्स द रीज़न व्हाई कार्बन मेक्स द कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड हम जान चुके हैं कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है तो कोवैलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी जो कार्बन शो करेगा। तो पहले जानते हैं व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? देखिए, शेयर इलेक्ट्रॉन बोथ टू बोथ द एटम। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयर होता है दोनों एटम में, किसी का एक नहीं होता। जैसे हमारे पास ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 है, दूसरा हमारे पास कार्बन है 1 2 3, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। इस कार्बन ने क्या किया? इस कार्बन ने इसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख के अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। बात क्लियर हो गया? और वहीं दूसरे कार्बन ने क्या किया? इसका कार्बन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसके नहीं है और ये इलेक्ट्रॉन इसके भी नहीं है, मतलब यहाँ पर दोनों में शेयरिंग हुआ है। इलेक्ट्रॉन बट नहीं गया है कम्प्लीटली, यहाँ पर आपस में दोनों अपने मतलब दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ देकर अपना काम चला रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत समझने में? मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर। और ये मतलब जितने भी कार्बन कंपाउंड है वो पुअर कंडक्टर होते हैं, बिकॉज इसमें फ्री आयंस नहीं होते। ये लोग आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए हुए हैं। इनका जो वो इलेक्ट्रॉन है वो बंधा हुआ है, वो फ्रीली नहीं मूव कर रहा है। कभी इसके काम में आ रहा है तो कभी इसके काम में आ रहा है, मतलब ये लोग आपस में बंधे हुए हैं, ये लोग फ्रीली नहीं मूव कर पा रहे हैं, मतलब इसमें फ्री आयंस नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर क्या होता है ये भी आप लोग जानते होंगे। इंसुलेटर वो सब्सटेंस होता है जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। तो यहाँ पर मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका एग्जांपल दिया गया है, जैसे लाइक एलिमेंट, एग्जांपल नहीं कुछ और दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है O2 H2Cl2 N2 ऑल्सो फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब यहाँ पर O2 भी कभी कभी कोवैलेंट बॉन्ड कभी कभी नहीं मतलब बनाता है, H2 भी बनाता है, Cl2 भी बनाता है, N2 भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड वर्सेस आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पर हमने बात किया ना कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, हम उसको जान चुके हैं। अब ये अलग कैसे हैं आयनिक कंपाउंड से? जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो अलग कैसे है
आयनिक कंपाउंड से, सॉरी मैंने वहाँ पे बॉन्ड बोला, यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्यों अलग है आयनिक कंपाउंड से, तो इसको समझते हैं, जो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड? सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कोवेलेंट कंपाउंड किसे बोलते हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड, लिस्ट 3 प्रॉपर्टीज, और ये आयनिक कंपाउंड से कैसे डिफरेंट है। तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब जाके कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। यहाँ पर जैसे H2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, O2 में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। यहाँ पर CH4, इसको बोलते हैं मीथेन, ये मीथेन है हमारा। तो मीथेन भी क्या कर रहा है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर शेयरिंग हुई है 4 हाइड्रोजन से। तो कोवेलेंट कंपाउंड किसे बोलते हैं, जहाँ पर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। वहीं आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपस में पूरा कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। जैसे हमारे पास Na है, अब Na के आउटर मोस्ट सेल में अगर यहाँ बात करें, इसके आउटर मोस्ट सेल में पहले में 2 होते हैं, दूसरे में होते हैं 8, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और एकदम लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, इसमें लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये अन्य चाहता है कि मेरा वाला कोई एक ले ले, मतलब चाहता है कि मेरा वाला एक कोई ले ले, उस पर वो +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और वहीं जो Cl है, Cl के आउटर मोस्ट सेल में पहले वाले में 2 होंगे, दूसरे वाले में 8 होंगे। दूसरे वाले में यहाँ पर 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे वाले में 7 होंगे। कितने होंगे, 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब जो Na है, Na चाहता है कि मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले, और Cl चाहता है कि मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, कंप्लीटली शेयरिंग नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, जहाँ पर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर Na और Cl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, और ये NaCl फॉर्म हो रहा है, जिसको हम लोग नमक भी बोलते हैं, साल्ट भी बोलते हैं। HCl भी एक आयनिक कंपाउंड है, अगर हम लोग इसको पानी में डालेंगे तो ये टूटेगा H+ में और Cl- में। हालांकि आपको जो क्वेश्चन दिया गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड, वो क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर और ब्रीफली डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। प्रॉपर्टी, बॉन्ड फॉर्मेशन जो है यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, वहीं यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। सॉल्युबिलिटी, यहाँ पर जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है वो लेस सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग आपस में शेयरिंग किए होते हैं, बंधे हुए होते हैं, तो जल्दी टूटते नहीं, और यहाँ पर ये लोग लेस सॉल्युबल होते हैं। वहीं यहाँ पर आयंस बटे हुए होते हैं, ये लोग जल्दी पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, किसमें, वाटर में। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका, कोवेलेंट कंपाउंड का, वो लो होता है। क्या होता है, लो होता है। वहीं आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जो कोवेलेंट कंपाउंड है वहाँ पर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और हीट का भी होता है, और यहाँ पर गुड कंडक्टर होते हैं, बिकॉज इनके पास जो आयनिक कंपाउंड है इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण से इनका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का जो काम है बहुत अच्छा होता है, और ये लोग गुड कंडक्टर माने जाते हैं सॉल्यूशन में। बात क्लियर हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अभी तक जो मैं यहाँ कर रहा था रिप्रेजेंटेशन, इसी को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वैलेंस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन को ही क्या बोलते हैं,
लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लुईस स्ट्रक्चर इज सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैलेंस सेल आफ्टर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। अभी मैंने दिखाया ना आप लोग को कि यहाँ पर जो हमारा Na है, Na के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, और उसी को मैंने डॉट के फॉर्म में, ये एक डॉट दिख रहा है कि नहीं, एक डॉट के फॉर्म में मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इसी को बोला गया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इस रिप्रेजेंटेशन को जो यहाँ पर दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिल जाएंगे। इसका बिना लिखे, बिना प्रैक्टिस किए इसके चीज़ों को हम लोग याद नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जितना लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ये चीज़ें याद हो पाएंगी। हम लोग पढ़ रहे थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। द लुईस स्ट्रक्चर इज सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैलेंस सेल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है किसका, वैलेंस सेल को रिप्रेजेंट करने का। आउटर मोस्ट सेल को, वैलेंस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स, इट शोज दैट हाउ एटम बॉन्डेड। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमको ये बताता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमको ये बताता है कि एटम्स कैसे बाउंडेड है, कैसे बंधे हुए हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट शोज हाउ एटम बाउंडेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर आपस में वो लोग कैसे एटम को शेयर कर रहे हैं और कैसे बंधे हुए हैं। अगर शेयरिंग हो रही है तो वहाँ पर बोलेंगे हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। और ये जो रूल है ये किस पे बेस्ड है, ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है। मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पर ऑक्टेट का या फिर स्टेबिलिटी का, तो वो किस पे वो डिपेंडेंट है, वो ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है। एटम ट्राई टू अचीव, अभी मैंने बताया ना, हर एक एटम चाहता है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने सेल रहें, 8 सेल फिल्ड रहें। जैसे कि हमारा जो नोबेल गैस होता है, पड़ोसी जो नोबेल गैस होता है, सब सारे एलिमेंट यही चाहेंगे कि हाँ, जैसे हमारा पड़ोसी नोबेल गैस क्या है, एकदम स्टेबल है, वैसे हम लोग भी क्या रहे, स्टेबल रहें। और हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहें, 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड दिखा रहा है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के हमको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है। सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में पहला बॉन्ड आता है हमारा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कब बनता है, व्हेन वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इस वाले का, और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का है। अब यहाँ पर शेयरिंग हुई है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना, क्या बना है, एक बॉन्ड बना है। जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और यहाँ पर सिर्फ एक बॉन्ड बना है, इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। और ये भी एक तरीके का क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ईच हाइड्रोजन गेट 2 इलेक्ट्रॉन अचीविंग स्टेबिलिटी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं और यहाँ पर वो ड्यूप्लेट बना रहे हैं और ये स्टेबल हो जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक वीडियो दिया गया है जिसको आप देखिए और समझिए कि हाँ, यहाँ पर कैसे चीज़ें फॉर्म हो रही हैं। देखिए यहाँ पर हमारा H2 है, H2 देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है अगर 3D में। यहाँ पर इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये लोग आपस में शेयरिंग किए हुए हैं और H2 मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जो कि ऊपर आपको दिख रहा होगा। बात क्लियर हो गया, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ओके। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्म होता है, ये कुछ अजीब सा लिख गया है तो इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, एक O है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, दूसरा O है, इसका आउटर मोस्ट सेल में 2 सेल यहाँ पर है। बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है डबल बॉन्ड, क्या बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब डबल बॉन्ड का फॉर्म होता है, जब 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, उसको हम, जब यहाँ पर ऐसा होगा उसको हम लोग बोलेंगे डबल बॉन्ड। एक मिनट फिर से समझाता हूँ मैं। देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्म होता है जब इस एलिमेंट से भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, और इस एलिमेंट से भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। मतलब ये वाला भी इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये वाला ऑक्सीजन इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है।
तो जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी इसको हम लोग बोलेंगे डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन इसका था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका था, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया। अब यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड। ईच ऑक्सीजन हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ये लोग ऐसा काम करते हैं तो यहाँ पर हर एक ऑक्सीजन में कितने, हर एक सेल में, आउटर मोस्ट सेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएगा, हर एक ऑक्सीजन में। मतलब जो ये ऑक्सीजन है ये है, इसमें भी 8 कंप्लीट हो जाएगा इसका, और यहाँ पर भी इसके 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे और ये दोनों आपस में स्टेबल हो जाएंगे। बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी एक 3D मॉडल दिया गया है ऑक्सीजन का, जिसको आप देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले के हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस दूसरे वाले कार्बन के हैं। बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब यहाँ पर टोटल 4, यहाँ पर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे हुए हैं और ये मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन में कुछ ऐसा दिखता है, इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, शेयर हुए हैं। आई होप आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली थर्ड जो हमारा आता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी, यहाँ पर सिर्फ शेयरिंग हो रही है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, N2 मॉलिक्यूल है, तो N2 के पास भी कितने हैं, 1 2 3 है, और जो दूसरा वाला N2 है उसके पास भी कितने हैं, उसके पास भी हमारे पास 3 है। अब ठीक है, 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर इतना शेयरिंग हो रहा है, एक बॉन्ड इसका बनेगा, एक बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ईच नाइट्रोजन गेट 8 इलेक्ट्रॉन मेकिंग इट वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब यहाँ पर जितने भी नाइट्रोजन है सबको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिल जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर सभी के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिल जा रहे हैं। आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कार्बन क्या होता है, और आयनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड किसे बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, आप पहले इसको पढ़िए, उसके बाद इसका उत्तर देते हैं, इसका आंसर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वाई डू आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड। जो आयनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड के फॉर्म में कंडक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको गलाते हैं या फिर पानी में डालते हैं तो वो कंडक्ट करने लगता है। ऐसा क्यों? देखिए हमारे पास एक बीकर है, हमारे पास मान लीजिए एक NaCl है। अब NaCl से हम लोग करंट पास करा रहे हैं, तो यहाँ पर कंडक्शन नहीं हो रहा है। ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें N+Cl- हमको देखने को मिलेगा अगर हम लोग इसको वाटर में डाल देंगे। जैसे ही हम इसको वाटर में डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हमने इसको वाटर में डाला तो यहाँ पर जो आयन्स है वो Na+ में टूट गए और Cl- में क्या हो गए, टूट गए। मतलब यहाँ पर बहुत सारे आयन्स हमको देखने को मिलेंगे जो कि फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब जब हम यहाँ पर करंट को पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा, करंट अपने आप यहाँ से पास करने लगेगा। एक तार मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, एक तार मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, एक तार मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, बीच में आयन्स का कनेक्शन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, आयन्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होगी। इसीलिए सॉलिड फेज में, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कंडक्ट नहीं करता। In solid state electricity do not conduct because of free ions। फ्री आयंस की वजह से ये कंडक्ट नहीं करता।
तो आई होप आप लोग को इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब इसका सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन, वो सॉलिड स्टेट में करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज आयंस आर टाइटली हेल्ड। आयंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड रहते हैं इन अ फिक्स्ड पोजीशन विद द क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है सॉलिड में, मतलब यहाँ पर हमारा एक क्रिस्टल बना हुआ है सॉलिड का, यहाँ पर उसके एटम्स बने हुए हैं ऐसे, ये कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार हमारा जो क्रिस्टल बना हुआ है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल लैटिस है उसके कारण से ये आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाते, ये फिक्स होते हैं, और फिक्स होने के कारण यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं मिलता। इन आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज आयंस आर टाइटली हेल्ड इन फिक्स पोजिशन। मतलब बहुत फिक्स पोजिशन में क्या होते हैं, हेल्ड रहते हैं। किसमें? क्रिस्टल के लैटिस में। देर इज नो फ्री मूविंग आयंस, और यहाँ पर कोई भी मूविंग आयंस नहीं होता। हाउ एवर इन द मोल्टन स्टेट, अगर बात करें मोल्टन स्टेट की, जब हम इसको पानी में डाल के गला देते हैं, और व्हेन डिजोल्व इन वाटर इन एक्वस स्टेट, मतलब यहाँ पर एक्वस स्टेट में, मतलब हमने जब पानी मिला दिया तो वो क्या होगा, वो जो आयनिक कंपाउंड है वो टूट जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ब्रेक, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ब्रेक हो जाएगा, एंड आयन बिकम फ्री टू मूव, और यहाँ पर आयन क्या होने लगेंगे, फ्रीली मूव करने लगेंगे। दीज फ्री आयंस एक्ट एज अ चार्ज, और ये फ्री आयंस क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया था ना, ये फ्री आयंस क्या होंगे, बिजली को कंडक्ट कराएंगे। बात क्लियर हो गया? हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, वाई आर कोवेलेंट कंपाउंड वोलेटाइल इन नेचर विथ लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन CBSE 2020 में आया हुआ है, और एक बार एक जगह और आया हुआ है जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कर सकते हैं। मैंने जितना पढ़ाया है उस बेसिक पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई आर कोवेलेंट कंपाउंड वोलेटाइल इन नेचर। अच्छा, इसको आप कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन मैंने दिया है, आप पहले अपना दिमाग लगाइए, फिर उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। उसका आंसर भी वहाँ मेंशन मैंने किया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन विच फॉर्म। कार्बन किस किस अवस्था में वातावरण में मौजूद है? कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में क्या है, ये मौजूद है कि नहीं? तो यहाँ पर ये बताना है कि कार्बन जो है हमारे वायुमंडल में किस किस अवस्था में मौजूद है। तो इसका आंसर होता है कार्बन, डी वाला ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेस, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम मात्रा में हमको देखने को मिल जाएगा, वहीं भारी मात्रा में हमको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल रहा है। कार्बन एग्जिस्ट मेनली इन द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एटमॉस्फेयर में सिर्फ CO2 के फॉर्म में क्या है, मौजूद है, CO2 के फॉर्म में। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट ओनली इन ट्रेस, वहीं जो CO है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, वो बहुत एक तरीके से बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट ओनली इन ट्रेस, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत लिमिटेड अमाउंट में क्या है, बचा हुआ है, बहुत स्मॉल अमाउंट में बचा हुआ है, एंड मोस्टली प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबस्शन। और ये कब बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि हम लोग को ठंड के समय आग जलाकर बंद कमरे में उस आग को नहीं रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे लोग मर जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर हम लोग कोई भी आग जलाए हुए हैं, ये लकड़ी का आग जला हुआ है, यहाँ पे लपटें उठ रही हैं। अब अगर यहाँ पे बर्निंग हो रही, क्या हो रही है, यहाँ पर बर्निंग हो रही है, तो ये बर्निंग होगी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में ये बर्निंग होगी। बात क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जो हम लोग बने हुए हैं, या फिर हम लोग कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कंटेन है उसको जब जला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, O2 बनेगा कि नहीं?
लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग अगर बंद कमरे में आग को जला के सोए हुए हैं तो क्या होगा, हम लोग की जान चली जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? देखिए, जब हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ जलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो चीज़ जलता है, ये तो पता ही होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रूम में हम लोग सारा सब कुछ पैक करके बैठे हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बिस्तर लगा हुआ है और यहाँ पर हमने आग जलाया हुआ है, यहाँ पर लकड़ियाँ हैं और यहाँ पर पूरा जो आसपास का जो इलाका है वो पूरा सील्ड पैक्ड है और यहाँ पर कोई हवा बाहर का नहीं आ रहा है, ना ही अंदर का हवा बाहर जा रहा है। बात क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आग जला हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर इस कमरे के अंदर में जितने भी ऑक्सीजन है, क्या चीज़, जितने भी O2 है वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये जल रहा है, यहाँ पर चीज़ें जल रही हैं तो यहाँ पर O2 इस्तेमाल हो जाएगा, O2 ख़त्म हो जाएगा। अब जब O2 ख़त्म हो गया, यहाँ पर बहुत लिमिटेड अमाउंट में क्या बचेगा, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास O बचा हुआ है, बहुत ही कम मात्रा में। इतना बात क्लियर हो गया? अब जो भी लकड़ी जल रहा होगा वो कम्प्लीटली नहीं जल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है और वो जल तो रहा है लेकिन कम्प्लीटली जल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर एक गैस बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इनकम्प्लीट बर्निंग के कारण होता है। सॉरी, बात क्लियर हो गया? अब ये जो CO है ये बहुत खतरनाक गैस होता है, इसके कारण से लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए हम लोग मना करते हैं कि वो रात को आग जलाकर नहीं सोना चाहिए। और जो कि ठीक है, अगर आपको सोना आप सो जाइए, लेकिन बंद कमरे में ये चीज़ें जली हुई आग को नहीं रखना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन एग्जॉस्ट हो जाता है और हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होती है और इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि वो रात के समय आग जलाकर नहीं सोना चाहिए, बिकॉज जितने भी ऑक्सीजन रहेंगे वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये बहुत ईजी नहीं है, इसको बहुत ध्यान सबको पढ़ना होगा। तो आप नोट्स बनाते चलिए, जो भी मैं यहाँ पर साइड पे लिख रहा हूँ हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और 11th में तो ये आपको दोबारा से काम देगा। तो चलिए नोट्स बनाते रहिए और इसको समझते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। अब हमने देखा कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वर्साटाइल एलिमेंट है और इसके पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी भी है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन डिफरेंट फॉर्म में हमको देखने को मिल जाएगा। उसके अलग अलग फिजिकल अवस्थाएं हैं, कुछ चुनिंदा एलिमेंट में होती हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमको यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर हमारे माइंड में आता है व्हाट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, व्हाट इज एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स क्या होता है। पहले हम इसको पढ़ते हैं। द एलिमेंट कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म, जो कार्बन है, कार्बन बहुत सारे फॉर्म में अकर करता है इन नेचर, इसमें नेचर में। वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, अलग थलग होती हैं। मतलब इसका केमिकल कंपोजिशन तो क्या है, सेम है, लेकिन ये अवस्था जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है सब कुछ अलग रहता है। तो पहले जानते हैं व्हाट इज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी किसे बोलते हैं, एलोट्रॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको जानते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी किसे बोलते हैं। एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन एलिमेंट, कुछ एलिमेंट की सर्टेन प्रॉपर्टी होती है जो वो दो या दो से अधिक डिफरेंट फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। वाइल हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। मतलब यहाँ पर जो डायमंड है वो भी कार्बन से बना हुआ है और जो कोयला है वो भी किससे बना हुआ है, वो भी कार्बन से मतलब कार्बन से बना हुआ है। These different form and element are called allotropes। अब ये भी कार्बन से बना हुआ है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एलोट्रोप्स बोलेंगे। बात क्लियर हो गया। और जो ये कोयला बना हुआ है इसमें भी क्या, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। तो यहाँ पर ये इसके एलोट्रोप्स हो गए हैं। जैसे हमारे पास डायमंड तो होता ही है, साथ में ग्रेफाइट भी होता है और बकमिंस्टर फुलेरेंस भी होता है। तो एलोट्रॉपी समझ में आ गया। एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर देन डिफरेंट फॉर्म वाइल हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब 2 या 2 से अधिक फिजिकल स्टेट में क्या कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो वो है केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल कंपोजिशन वो क्या है, सेम है, लेकिन उनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, या फिर एलोट्रॉपी बोलते हैं। कार्बन नहीं बोलेंगे, एलोट्रॉपी बोलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, कार्बन हैज मैनी एलोट्रॉप्स, कार्बन के पास बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। जैसे हमारे पास डायमंड हो गया, डायमंड भी इसका क्या है, एलोट्रॉपी है, ठीक है। ग्रेफाइट भी इसका एलोट्रॉपी है और बकमिंस्टर फुलेरेंस भी इसके
एन्ट्रॉपी में आता है, किसके, कार्बन के। तो हम लोग समझते हैं कार्बन, अब कार्बन की बात हो रही है हीरे की, तो यहाँ पर सबसे पहले उसी को समझते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, विश्व का सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस को किसे बोला गया है? डायमंड को बोला गया है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन। यहाँ पर जो कार्बन है, एक कार्बन चार अदर अलग अलग कार्बन से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो यहाँ पर डायमंड में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं इसका 3D मॉडल में दिखाऊंगा कि हाँ एक्चुअली में कैसे डायमंड दिखता है, फॉर्मिंग अ 3D स्ट्रक्चर, और ये एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है। बात क्लियर हो गया? डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस दुनिया का। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है डायमंड की। प्रॉपर्टी ऑफ द डायमंड, एक्सट्रीमली हार्ड, डायमंड बहुत हार्ड होता है। इट इज हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस, और ये विश्व में सबसे हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस, मतलब विश्व में सबसे हार्डेस्ट, मतलब सबसे ताकतवर या फिर बहुत हार्डेस्ट वाला सब्सटेंस माना जाता है। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके अंदर का कोवेलेंट बॉन्ड क्या रहता है? इसके अंदर का कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। नॉन कंडक्टिव, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट नहीं करते हैं। नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर द कंडक्शन, यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। ट्रांसपेरेंट एंड शाइनी, और ये बहुत ट्रांसपेरेंट होता है और शाइनी होता है। इसकी जो ब्रिलियंस, जो चमक होती है वो बहुत ज़्यादा लाइट बिखेरती है। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? ज्वेलरी में और कटिंग टूल्स में भी करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको शीशा काटना है, तो शीशा काटना है तो हम लोग क्या करेंगे? शीशा काटने के लिए हम लोग डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, और जो शीशा, जो फोटो फ्रेम बनाते हैं वो लोग इसी सब का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो शीशा बहुत इजीली कट जाए। अब यूज़ ऑफ डायमंड की बात करें तो जो डायमंड है, डायमंड का इस्तेमाल होता है ज्वेलरी में। कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ज्वेलरी में। कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पर हम लोग कट करने के लिए डायमंड का थोड़ा मोड़ा हिस्सा लगाए रहते हैं ताकि हम लोग शीशे को कट कर पाएँ। बात क्लियर हो गया? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी डायमंड का इस्तेमाल होता है। यूज इन हाई प्रीसियस सर्जरी, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, वहाँ पर भी डायमंड का इस्तेमाल होता है। अब अपने वो कैसे होता है, क्यों होता है, कौन करता है, ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर मेडिकल में भी डायमंड का इस्तेमाल होता है। बात क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एक 3D मॉडल दिया गया है जिसको आप देखिए और समझिए कि हाँ जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। देखिए ये हमारा डायमंड है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर हर एक कार्बन 4 अदर कार्बन से क्या हुआ? जुड़ा हुआ है। ये हमारा कुछ 3D मॉडल है डायमंड का, और इसके बीच में 120 एंगल बन रहा है, यहाँ पे 109 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर 101.54 एंगस्ट्रॉम, इसको पढ़ेंगे एंगस्ट्रॉम। नीचे से कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। और ये हमारा डायमंड है, बगल में हमारा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट और डायमंड में काफ़ी अंतर है। यहाँ पर जो आयन्स है वो फ्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डायमंड में चारों एटम्स क्या हैं? बंधे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में हमको फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएंगे, और यही कारण है कि ग्रेफाइट में क्या होता है? वहाँ पर ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी कारण से वहाँ पर करंट बह पाता है। पेंसिल अगर लगा दें हम लोग बटन के स्थान पर, तो वहाँ पर जो बिजली है वो कंडक्ट करेगी, वहीं डायमंड में ऐसा नहीं होगा। दूसरा हमारा आता है ग्रेफाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं द सॉफ्ट एंड कंडक्टिव एरोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये बहुत सॉफ्ट और कंडक्टिव एरोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। अब इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर तरीके से बहुत ईजी होता है, और यहाँ पर ऐसे लेयरिंग हुई होती है ऐसे ऐसे करके। अभी मैं आपको 3D में दिखा देता हूँ कि हाँ जो हमारा ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर कैसे देखने को हमको मिलता है। ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 3 अदर कार्बन, मतलब यहाँ पर जो हर एक 3 कार्बन है वो 3 अदर कार्बन से क्या हुआ है? बाउंडेड हुआ है। इस कथन का यही मतलब होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गया? एक बार आप इसको देखिएगा, देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है। एक बार मैं फिर से चलिए एक्सप्लेन करता हूँ। ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 3 अदर कार्बन एटम, मतलब यहाँ पर जो कार्बन एटम बने हुए हैं ये बाउंडेड हैं अदर 3 कार्बन एटम से, मतलब एक बीच में कार्बन है ही,
साथ साथ में 3 और कार्बन इसके आसपास क्या है, बाउंडेड है। बात क्लियर हो गया। और ये एक हेक्सागोनल रिंग, जैसे हम लोग देखे हैं ना हेक्सागोनल कैसे बनता है, देखिए कुछ इस प्रकार से हेक्सागोनल बनता है। तो कुछ इस प्रकार का रिंग हमको देखने को मिल रहा है। द लेयर आर हेल्ड टुगेदर, इसके लेयर क्या है, बहुत पतले होते हैं और बहुत वीकर होते हैं। वॉन्डर वॉल फोर्स इनके बीच में बहुत कम लग रहा होता है। अलाउिंग देम टू साइड ओवर ईच अदर, और वॉन्डर वॉल फोर्स मतलब बहुत कम लग रहा होता है, बहुत वीक भी होता है। अब वॉन्डर वॉल फोर्स क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 में, जहाँ पर हमको पढ़ना है स्टेट्स, चेंज इन स्टेट्स, जो कि हमारा गैसेज स्टेट के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर कार्बन मूव फ्रीली मेकिंग ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात क्लियर हो गया। 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कंडक्ट कराता है, किसको, बिजली को कंडक्ट कराता है। और यही कारण है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यही कारण है कि ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं इतना। अब इसका भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग जब डायमंड का देखे हैं तो ग्रेफाइट का भी देखना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर ग्रेफाइट, हमारा ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में देखिए ऊपर यहाँ पर 3 अदर एलिमेंट से क्या हुआ, ये जुड़ा हुआ है, ये हमारा ग्रेफाइट है। डायमंड इधर है और हमारा ग्रेफाइट कुछ इस प्रकार है, और यहाँ पर हेक्सागोनल शेप में हमको देखने को मिल जाएगा ये चीज़ें। अभी हम ऊपर करते हैं तो देखिए कैसे दिखेगा आपको ये चीज़। देखिए आपको यहाँ पर एक हेक्सागोनल देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो ये एक 3D मॉडल है किसका, ग्रेफाइट का और डायमंड का। बात क्लियर हुआ कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं।